हेलो फ्रेंड्स, आज केमिस्ट्री के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बिहार बोर्ड क्लास 12th सेंटअप एग्जामिनेशन 2020 में पूछा गया है। हमने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव आंसर की डिस्कस किए थे एक्सप्लेनेशन के साथ। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन बी में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 से 18 तक, जिसमें से आपको 10 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, टोटल मार्क्स 20 है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सबको डिस्कस करेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताएंगे ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में आपको ये हेल्प करे। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता क्या है, समझाएं। तो यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस के बारे में। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं। ये किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की। अगर मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो मोलर कंडक्टेंस जो होता है कंडक्टिंग पावर होता है। जितने भी आयंस एक मोल इलेक्ट्रोलाइट से जो फॉर्म हुए हैं सॉल्यूशन में, उसका ये कंडक्टिंग पावर होता है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें और यूनिट की, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रेसिस्टेंस, इसका यूनिट ओम होता है। इसका उल्टा करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो रेसिस्टेंस के जगह पे क्या आता है, कंडक्टेंस आता है। जो इसका उल्टा होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 1/ओम। 1/ओम को क्या लिखते हैं हम, एक स्पेशल यूनिट देते हैं साइमन, एक साइंटिस्ट के नाम पे। फिर इलेक्ट्रिसिटी में हम रेसिस्टिविटी की बात करते हैं, इसको रो से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट होता है ओम मीटर। इसका उल्टा करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगा। कंडक्टिविटी को हम कप्पा से डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर से। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स कर देंगे, ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। 1/ओम को हम क्या लिखते हैं, साइमन, तो साइमन मीटर इन्वर्स इसका यूनिट हो जाएगा। फिर मोलर कंडक्टिविटी आता है, उसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं पे CM भी लिखा होता है। इसका फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम किस में लेते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर में। अब इसको हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन के टर्म में चेंज करना है। तो वॉल्यूम को जैसे कंसंट्रेशन के टर्म में चेंज करेंगे यानी मोलरिटी में, तो ये आ जाता है कंडक्टेंस इनटू ऊपर 1000 आ जाएगा। जैसे क्यूबिक सेंटीमीटर को हम लीटर में चेंज करेंगे ऊपर 1000 आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, मोलरिटी। अब इसका यूनिट लिखना हमें, तो इसका यूनिट क्या होता है, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या था, कंडक्टिविटी भी बोलते हैं इसे। ये क्या था, कंडक्टेंस था। फिर दूसरा क्वेश्चन है, लायोफिलिक एवं लायोफोबिक कोलाइड में अंतर स्पष्ट करें। यानी कोलाइड के टाइप्स का ये डिफरेंस पूछ रहा है। तो लायोफिलिक की बात करेंगे तो लायोफिलिक कोलाइड्स में रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, लायोफोबिक में इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ये मोर स्टेबल होता है रिएक्शन के कारण, ये लेस स्टेबल होता है। इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, अगर चार्ज भी होगा थोड़ा होगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, इसमें टिंडल इफेक्ट होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, लायोफिलिक का एग्जाम्पल होगा जैसे स्टार्च हो गया, गम हो गया, प्रोटीन हो गया। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, गोल्ड हुआ, सल्फर हुआ, आयरन हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर। तो ये इसके कुछ डिफरेंस है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, एल्युमिनियम एवं तांबा के मुख्य अयस्क का नाम
एवं सूत्र लिखे। मुख्य अयस्क पूछ रहा है, यानी जो इम्पोर्टेंट अयस्क है। एल्युमिनियम के अयस्क की बात करें तो बॉक्साइड है, कोरंडम है, क्रायोलाइट है। तो बॉक्साइड जो है मुख्य अयस्क है इसका, यानी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर तांबा की बात करें तो कॉपर पाइराइट है, क्यूपराइट है, एजियोराइट है, ये सब तांबा के अयस्क है। मगर मुख्य अयस्क जो है कॉपर पाइराइट है, इसको कभी कभी कैल्कोपाइराइट भी बोलते हैं। तो बॉक्साइट की बात करें इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। ये इसके मुख्य अयस्क हैं एल्युमिनियम का। तांबा की बात करें कॉपर पाइराइट, इसका सूत्र हो जाएगा कॉपर पाइराइट का CuFeS2। ये कॉपर पाइराइट का ये सूत्र है। तो ये दो मुख्य अयस्क लिखने के लिए कहा। फिर 4th नंबर क्वेश्चन है, दो विटामिन के नाम लिखें एवं उनकी कमी के कारण उत्पन्न रोगों के नाम भी लिखें। तो विटामिन की बात करें तो एक फैट सोल्यूबल होता है जो ऑयल में सोल्यूबल होगा, एक वाटर में घुलनशील होता है। तो जो ऑयल में सोल्यूबल होगा ए होगा, डी होगा, विटामिन ई होगा, के होगा, एडेक याद रखिए। बाकी बचा विटामिन बी एंड सी। बी के भी पार्ट है, B1, B2, B3, B5, B6, B12। तो हमें किसी दो विटामिन की कमी से रोग कौन सा होगा वो लिखना है। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी रेटिना का पावर कम होने लगता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, लिख लीजिए। फिर विटामिन सी की बात कर लें, ये खट्टे पदार्थ में होता है, जैसे जिसमें साइट्रिक एसिड हो, तो इसकी कमी से स्कर्वी होता है। फिर विटामिन बी की बात करें तो इसमें B1 है, B2 है, B3 है, B5, B6, B10, B12। तो B1 का बायोलॉजिकल नाम है थायामीन है, इसका राइबोफ्लेविन है, इसका नियासिन है, इसका पेंटोथेनिक एसिड है, इसका पाइरिडॉक्सिन है, यह है फॉलिक एसिड, ये साइनोकोबैलामीन है। तो B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा, रात में नहीं दिखेगा। सी से क्या होगा, स्कर्वी होगा। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी परमाणु क्रमांक की व्याख्या करें, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं EAN नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज ए नंबर रिप्रेजेंट्स the total number of electrons surrounding the nucleus of central metal in a complex compound। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होते हैं उसके न्यूक्लियस के आसपास जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसे हम प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल का, प्लस 2 इंटू दोगुना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, सेंट्रल मेटल से जितने लिगेंड्स जुड़े होंगे उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। EAN नंबर जनरली जो होगा वो एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस एलिमेंट के इक्वल होगा। जनरली 36 आता है, क्रिप्टन के
एटॉमिक नंबर के इक्वल, EAN नंबर। कैसे पहचानेंगे? जैसे कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जैसे मान लेते हैं सेंट्रल मेटल M है, कोई लिगेंड A है, कोई लिगेंड B है, तो ये सेंट्रल मेटल होगा, D ब्लॉक का ही होता है हमेशा। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर होगा। फिर इस मेटल पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद आएगा वो यहाँ पे रखेंगे, फिर प्लस करेंगे दुगुना इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने लिगेंड जुड़े होंगे वो यहाँ पे रखेंगे, आपका EAN नंबर आ जाएगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, टिंडल इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो टिंडल इफेक्ट आप जानते होंगे, जब लाइट बीम को कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करवाते हैं, उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं उसके द्वारा लाइट बीम स्कैटर्ड हो रहा हो या रिफ्लेक्ट हो रहा हो, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। जो लाइट स्कैटर्ड होगा अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगा या रिफ्लेक्ट होगा, वो लाइट हमें दिखाई पड़ेगा। अब ये टिंडल इफेक्ट, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट दो बातों पर डिपेंड करेगा। पहला तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लाइट क्या होगा, अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगा। फिर दूसरा है डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, जो कोलाइडल सॉल्यूशन में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, अगर उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा तो लाइट क्या होगा, उतना ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये दो बात है टिंडल इफेक्ट में ध्यान देना। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का परिवर्तन आप कैसे करेंगे? तो फिनॉल से बेंजीन बनाना है, तो फिनॉल का स्ट्रक्चर ये होता है, इससे बेंजीन बनाना। तो बेंजीन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जिंक डस्ट के साथ हीट करना होगा। ये रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुक में। तो जैसे ही जिंक डस्ट के साथ हीट करेंगे तो यहाँ पे बेंजीन आपका बन जाएगा। यहाँ पे हीट करना है, यहाँ से जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा। तो ये है फिनॉल से बेंजीन बन गया। फिर 7 का बी पार्ट है, क्लोरोफॉर्म से इथाइन बनाना है। तो क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर देखें, CH होता है, इससे इथाइन बनाना है। इथाइन को हम एसिटिलीन भी बोलते हैं, C2H2। अब कैसे बनाएंगे इसे? तो एक रिएक्शन होता है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 को सिल्वर पाउडर के साथ हीट कर देंगे तो बन जाएगा एसिटिलीन बन जाएगा। अब कैसे बनेगा? जैसे ही सिल्वर पाउडर के साथ हीट करेंगे, ये क्लोरोफॉर्म खुद रिएक्शन करेगा। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं CH, ये Cl3, ये Cl3, ये Cl3, फिर खुद से रिएक्शन करेगा। C ले रहे हैं, ये H है, Cl, 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 यहाँ पे 6Ag लेंगे, क्योंकि 6 क्लोरीन है तो 6 सिल्वर भी लेना होगा। तो यहाँ पे जो है 6 क्लोरीन 6 सिल्वर के साथ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बचेगा, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बचेगा, तो यहाँ से 3 बॉन्ड बना लेगा, तो हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, इसका हाइड्रोजन एक, ये हाइड्रोजन एक, ये हाइड्रोजन। तो इसी को हम लिखते हैं C2H2, इसे इथाइन भी कहते हैं, एसिटिलीन भी कहते हैं। बाकी जो निकलेगा यानी 6AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड निकल जाएगा। तो ये बन गया। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, रिएक्शन का क्वेश्चन है, क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं? तो सोडियम एसीटेट आप जानते होंगे, CH3
COONA इसका फॉर्मूला होता है। उसको क्या करना है, सोडा लाइम के साथ, यानी सोडा NaOH इसके साथ लाइम के साथ हीट करना। लाइम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, उसके साथ हीट करेंगे। हीट का सिंबल ये है। तो जैसे ही हीट करेंगे ये क्या देगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देगा। यहाँ से ये कार्बन है निकल जाएगा और क्या दे देगा, मीथेन दे देगा CH4। बाकी जो देगा प्रोडक्ट वो देगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो मीथेन बनेगा और सोडियम कार्बोनेट बनेगा। फिर बी है, इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़े होंगे तो जानते होंगे। इथाइल C2H5OH इसका ऑक्सीडेशन करना है। तो जैसे ही ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन डायरेक्ट नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में होगा। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में होता है। तो किस में चेंज होगा, पहले ये चेंज होगा इथाइल एल्डिहाइड CH3CHO में। फिर इसको करेंगे फर्दर ऑक्सीडेशन इसी के प्रेजेंस में KMnO4। तो ये बन जाएगा एसिड CH3COOH। तो ये क्या आ जाएगा, जब इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिटिक एसिड बनेगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होती है क्यों। तो हम जानते हैं नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, स्टेबल होता है, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। तो इसीलिए न इलेक्ट्रॉन ये लेगा न देगा। इसके बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रहते हैं, ऑक्टेट पूरा रहता है। जैसे हम बात करें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये जितने भी एलिमेंट है इसके कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टेबल है। जैसे ये हीलियम का लिखते हैं 1s2, इसका क्या लिखते हैं 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2, दूसरा में 8, पूरा ऑक्टेट पूरा है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। फिर इसकी बात करें ऑर्गन, 18 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 2 पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरे में 8। इसका भी क्या है, इलेक्ट्रॉन पूरा है, ऑक्टेट पूरा है। ऐसे ही इसमें भी पूरा होगा, इसमें भी। तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, इसीलिए न इलेक्ट्रॉन ले सकता है न दे सकता है। तो इसकी वैलेंसी इसीलिए 0 होती है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मेलिन के 2 मुख्य उपयोगों का वर्णन करें। तो फॉर्मेलिन फॉर्मल्डिहाइड से आया है। इसका जो फॉर्मूला होता है HCHO। फॉर्मल्डिहाइड में ये 30 से 40% रहता है। फॉर्मेलिन ज़्यादातर बायोलॉजिकल लैब में यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक भी बनाने में यूज़ किया जाता है। बायोलॉजिकल जो सैंपल होते हैं उसको बचा कर रखने में इसका खास का इस्तेमाल किया जाता है। ये पंजेंट गैस होता है, ऐसा गैस जिसकी सुगंध को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ये डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। तो ये इसके यूज है। फिर 11वां नंबर क्वेश्चन है, विलय के मोल प्रभाज की व्याख्या करें। यानी हमें मोल फ्रैक्शन पूछा है सोल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन को जानते हैं, ग्रीक लेटर चाई से डिनोट करते हैं। सोल्यूट का निकालना है तो मोल ऑफ सोल्यूट हो जाएगा बाई मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखना है। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। 2 कार्बन है और एसिड ग्रुप है।
तो इथेनोइक एसिड हो जाएगा। फिर इसका नाम लिखें तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ग्रुप दो तरह का लगा हुआ है, एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दूसरा क्या है, एल्कीन ग्रुप है। तो यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3। तो 2 नंबर पे क्या है, एल्कीन है, 1 नंबर पे क्या है, OH है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, कितने कार्बन का चेन है, 3 कार्बन का, तो हो जाएगा प्रोप। 2 नंबर पे एल्कीन है तो 2 इन, और 1 नंबर पे क्या है, अल्कोहल है, तो अल्कोहल के लिए क्या यूज़ करते हैं, OL। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 2 इन 1 ऑल, ये IUPAC नाम हो जाएगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखे। तो पहला है 2 ब्यूटेनॉल। 2 ब्यूटेनॉल को लिखना है। ब्यूटेनॉल का मतलब क्या, 4 कार्बन, 2 पे ऑल लगा हुआ, ऑल किसके लिए लगता है, अल्कोहल के लिए, 2 नंबर पर लगा देंगे, यहाँ पे CH3 लगा दीजिए, यहाँ पे 3H लगा दीजिए, यहाँ पे 2H होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे भी H होगा, 1 2 3 4, 2 नंबर पे आ रहा है OH। फिर दूसरा है फार्मिक अम्ल। फार्मिक का मतलब होता है 1 कार्बन, अम्ल है तो COOH होगा, H यहाँ पे होगा, HCOOH को क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। मिथेनोइक एसिड को ही कहते हैं हम फॉर्मिक एसिड। निम्नलिखित का ज्यामितीय आकार क्या होगा। तो sp3 दिया हुआ है, तो sp3 का जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल होगा। फिर क्या है, sp का पूछ रहा है, लीनियर होता है, इसका ज्योमेट्रिकल शेप लीनियर होगा, इस टाइप का होता है, एंगल बनाएगा इसका जो होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित का ज्यामितीय आकार क्या होगा, यानी ज्योमेट्रिकल शेप पूछ रहा है, sp3 का क्या होगा। तो sp3 का ज्योमेट्रिकल शेप हम जानते हैं टेट्राहेड्रल होगा, जो इस टाइप का होगा, यहाँ पे कोई सेंट्रल एटम होगा, इसका नाम होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होगा। फिर बी पार्ट है, sp है, तो इसका ज्योमेट्रिकल शेप लीनियर होगा, जैसे यहाँ पे कोई सेंट्रल एटम होगा, ये हमेशा क्या करेगा, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, लीनियर 180 डिग्री का होगा, इसको कहेंगे लीनियर। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित की व्याख्या करें। पहला पार्ट है निस्तापन, दूसरा पार्ट है भर्जन। तो निस्तापन और भर्जन में सिर्फ थोड़ा सा का डिफरेंस है, दोनों में क्या होता है, जो ओर्स होते हैं अयस्क उसको ऑक्साइड में चेंज करते हैं। तो पहले निस्तापन की बात करते हैं। तो निस्तापन में क्या होगा, जो ओर्स होंगे अयस्क उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे तो वो ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। इसको क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हीट करते हैं, या बहुत कम अमाउंट लेते हैं ऑक्सीजन का, जिससे क्या होगा, तत्व होंगे वो ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा। निस्तापन जनरली कार्बोनेट ओर्स के लिए किए जाते हैं, वैसा अयस्क जिसमें कार्बोनेट हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम का कार्बोनेट ओर है, इसको जैसे ही कैल्सिनेशन करेंगे, इसका कैल्सिनेशन करेंगे तो क्या होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, प्लस CO2 गैस दे देगा। तो इसको जो हम रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, या बहुत कम अमाउंट ऑक्सीजन का लेते हैं,
वर्जन की बात करें तो वर्जन भी क्या करता है, किसी अयस्क को ऑक्साइड में चेंज करता है। वर्जन में हम वैसे अयस्क लेते हैं जो सल्फाइड अयस्क हो, इसको हम क्या करते हैं, वर्जन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे। इसमें क्या था, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कर रहे थे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था। इसमें क्या करेंगे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें सल्फाइड ओर्स लेते हैं, जैसे कॉपर सल्फाइड ले ले, इसका क्या कराना है, हमें वर्जन करवाना, यानी रोस्टिंग बोलते हैं। तो रोस्टिंग करवाएंगे तो इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करवाते हैं, हाई टेम्परेचर पर करवाएंगे। तो ये क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। इसमें भी ऑक्साइड में चेंज हुआ था, इसमें भी होगा। इसमें जो गैस देगा वो सल्फर डाइऑक्साइड देगा। इसमें CO2 दिया था, इसमें क्या देगा, SO2 देगा। अगर दोनों में डिफरेंस पूछे तो निस्तापन कार्बोनेट एस के लिए करते हैं, कार्बोनेट ओर्स के लिए करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें जो हमें गैस मिलता है CO2 मिलता है। वर्जन क्या है, ये सल्फाइड ओर्स के लिए होता है, वैसा अयस्क जिसमें सल्फाइड है वो। इसको हम ऑक्सीजन के उपस्थिति में करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं। इसमें गैस हमें क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। तो ये 3 डिफरेंस है, आप याद रखेंगे। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विभेद उपयुक्त उदाहरण के साथ करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है गालक एवं धातुमल, इसमें हमें डिफरेंस बताना है, यानी फ्लक्स और स्लैग में डिफरेंस बताना है। तो गालक की बात करते हैं तो गालक एक सब्सटेंस होता है, यौगिक भी कह सकते हैं, जो क्या होता है, जब धातु का निष्कर्षण करते हैं किसी अयस्क से तो उसमें हम इसको मिलाते हैं। इसको मिलाते हैं इसलिए ताकि जो अयस्क में जो अशुद्धियां हैं, इम्प्यूरिटी, उसके साथ मिलकर अशुद्धियां को निकाल देता है। वो अशुद्धि जो निकलता है ये गालक के साथ मिलकर, उसको कहते हैं हम धातुमल। तो यहाँ से आप डिफरेंस पता कर सकते हैं। गालक क्या होता है, जब धातु का निष्कर्षण करते हैं किसी अयस्क से तो उस वक्त इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं। और धातुमल क्या होता है, गालक जो होता है धातु के निष्कर्षण के टाइम अशुद्धि के साथ मिलकर जो मल निकालता है उसे क्या कहते हैं, हम धातुमल कहते हैं। अब गालक 2 तरह का हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। अगर आपके ओट्स में अशुद्धि एसिडिक मिला हुआ है, अम्लीय, तो आप गालक यूज करेंगे क्षारीय। अगर ओट्स में अशुद्धि मिला हुआ हो क्षारीय, तो आप गालक यूज करेंगे अम्लीय। तो जनरली गालक जो होता है अमोनियम क्लोराइड, जो एक क्षार है, HCl एक एसिड है, अम्ल है, फिर ZnCl2 जनरली ये यूज करते हैं, जिंक क्लोराइड। अगर धातुमल की बात करें तो धातुमल में जनरली आपका निकलता है आयरन, सिलिका और भी कुछ तत्व हैं। तो जनरली आयरन और सिलिका धातुमल में आता है। तो आप इसका डिफरेंस समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दे, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताना। तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक पोटेंशियल होता है किसी इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष में, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो हम लेते हैं 298 केल्विन,
या कहीं कहीं पे इसे 25 डिग्री सेल्सियस भी लिखा जाता है। एट स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी या 1 मोल पर लीटर किसी आयन का होगा ये। तो किसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पे जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये आपको याद रहेगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, तो इसमें आपको ध्यान से देखना है। हाइड्रोजन आयोडाइड HI, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF से प्रबल अम्ल क्यों है? यानी HI जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है HF से, क्यों? तो इसमें 3 बात याद रखना है। एक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ याद रखना है, HF का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, HI से ज़्यादा होता। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो कहते हैं, यानी जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है और हाइड्रोजन आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, किसका एनर्जी ज़्यादा है? तो HF का बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या है, ज़्यादा है। अब क्यों ज़्यादा है? क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये हाइड्रोजन को बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड के द्वारा बांध के रखा है, इसीलिए हाइड्रोजन यहाँ से आसानी से नहीं निकल पाएगा। तो हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकलेगा तो ये क्या हो गया, बहुत कम एसिड होगा। यहाँ क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी कम है, यानी इसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ की बात करें इसका उल्टा हो जाएगा। HI का बॉन्ड लेंथ जो होता है बहुत ज़्यादा होगा, किसके एस्पेक्ट में, HF के एस्पेक्ट में। तो ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने के कारण हाइड्रोजन क्या होगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा, ईजिली यहाँ से निकल सकता है। तो कभी भी यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो H+ में निकलेगा, तो जहाँ से हाइड्रोजन H+ आसानी से निकले वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। यहाँ से आप हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये क्या है, ये जो बॉन्ड बन रहा है इसके बीच में बहुत क्लोज बन रहा है, पास पास बन रहा है, और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो इसलिए क्या है, हाइड्रोजन जो है इसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड है, तो यहाँ से आप इजीली नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से इजीली निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। एक और हम लॉजिक लगाते हैं, इसकी साइज़ क्या है, बड़ा है। तो साइज़ की बात करें, आयोडीन का साइज़ जो होता है फ्लोरीन से ज़्यादा होता है, तो इसका साइज़ बड़ा होने के कारण इसमें से हाइड्रोजन क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। कोई भी बड़े चीज़ में से अगर हम छोटा चीज़ निकालना हो तो ईजिली निकल जाएगा। इसका साइज़ छोटा है फ्लोरीन का, तो यहाँ से हाइड्रोजन ईजिली नहीं निकाल सकते हैं। तो ये 3 रीज़न है, आप याद रखेंगे, हर जगह ये वैलिड होगा। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे 18 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कॉन्सेप्ट प्लस सॉल्यूशन के साथ। If any doubts regarding this question, then please comment in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.